Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 6, that is the chemical reaction and catalyst. So we are start with the physical change and chemical change. So on moving with the chapter, it is important to understand what is the physical change and what is the chemical change. So देखिए physical change क्या होते हैं. On removing the cause of change, again initial substance is formed is known as physical change. मतलब कि हमने कोई भी cause of change लगाया, cause of change meaning हमने कोई भी condition लगाई, या तो हमने उसको heating दे दी या हमने उसको cooling दे दी, कोई भी change दे दिया, हमने उसको कोई भी condition दे दी, इसको बोलते हैं cause of change. ठीक है, तो हमने कोई भी कंडीशन लगाई, उस कंडीशन लगाने के बाद हमें वापस से इनिशियल सब्सटेंस मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे. जैसे एग्जांपल देखो, इन सम फिजिकल, और इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे उसकी स्टेट हो गई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर उसका कलर हो गया, या फिर उसका ऑर्डर हो गया, इस तरह से उनको क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती. जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे वाटर है, अब वाटर क्या करता है, आग को बुझाता है, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगी, आग को बर्न करने के काम आएगी, फायर को बर्न करने के काम आएंगी. तो दोनों क्या है, अपोजिट नेचर के हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंजिंग, ये अभी मैंने बताया. ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, अगर हम उस कॉज ऑफ चेंज को हटा रहे हैं, उसके हटाने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा. तो एग्जाम्पल देखो, जैसे अपना वाटर है, अब वाटर आपने आइस ले ली, ठीक है, आइस को अगर आप बाहर रख दो तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ यानी उसकी स्टेट चेंज हो गई. स्टेट मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई. लेकिन आइस क्या काम करती थी, आइस कूलिंग का काम करती थी, ठंडा करने का काम करती थी. और वाटर क्या करता है, वाटर भी ठंडा करने का काम करता है, पीने के काम आता है. तो दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं. तो इसका मतलब ये जो सेम नेचर है ये क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रही लेकिन जो इनकी स्टेट थी वो चेंज होगी. स्टेट मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई. ठीक है, तो इसलिए बोला H2O से सॉलिड गया, सॉलिड से लिक्विड में गया. फिर अगर हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखो, अब जो वाटर की वेपर है तो वो वाटर की वेपर ही, किसी और की तो नहीं है. अब हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, वाटर था, वाटर ही रहा है. ठीक है, तो जब वाटर था वाटर ही रहा है, इसका मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना. जब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बने तो वो कौन से चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं. देखो, और लेकिन इसकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर यानी कि गैस. अब स्टेट चेंज होगी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी. अब एक बात और, इनको हम दोबारा बना सकते हैं. अब ये गैस है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बताया था मैंने पिछले चैप्टर में. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या तो उसको कंप्रेस करते हैं या उसका टेम्परेचर कम करते हैं. तो जब हम उसको कंप्रेस करेंगे या फिर उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारी गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में. अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, लिक्विड को फ्रिज में रख दोगे. पानी है, पानी को जमाना है, बर्फ़ बनानी है, तो क्या करोगे, पानी को फ्रीजर में रख दोगे. अब फ्रीजर में रखने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, यानी H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में. तो आप सॉलिड से लिक्विड भी बना सकते हो और लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हो. यानी कि जो आपने कॉज ऑफ चेंज लगाया, आपका कॉज ऑफ चेंज क्या है, फ्रीजिंग है, यहाँ पर कूलिंग है और हीटिंग है, दो कॉज ऑफ चेंज है. जब आप हीटिंग करते हो तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है. जब आप कूलिंग करते हो, कॉज ऑफ चेंज कौन सा लगा रहे हो, कूलिंग लगा रहे हो, तो वो लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे सब्सटेंस जिसको कॉज ऑफ चेंज लगाने पर जो हमें सब्सटेंस मिला है वो सब्सटेंस वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, जो अपने पहले स्टेट में था उस स्टेट में आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे. तो हमने अभी तक फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा, या तो
ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंसेस फॉर्म, या तो दोबारा से इनिशियल सब्सटेंस बन जाए या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे। ये सब जो हो रहे हैं और जो चेंज है वो हमारा कैसा हो, टेम्पररी हो, मतलब हम लिक्विड से सॉलिड में बना सकते हैं। तो चेंज परमानेंट नहीं है। परमानेंट कब बोलते हैं, जब वो लिक्विड का लिक्विड ही रहे, हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सके, उसको हम टेम्पररी चेंज परमानेंट चेंज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंज कैसे, टेम्पररी चेंज है। तो थर्ड ये हो गया, द चेंज इज टेम्पररी। इसको आप इसकी प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो। एंड न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे H2O था, H2O ही रहा है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन फॉर्म्ड, चेंज इज टेम्पररी, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में हमें ये सब पढ़ना है, ये सब होता है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द फिजिकल चेंजेस। क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस गेट्स चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो चेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस इज formed. It is not necessary that on removing the cause of change initial substance is formed. इसमें हमने पढ़ा था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब मैंने अगर कोई कार्बन लिया है, वाटर लिया है, किस अमाउंट में लिया है मैंने, उस अमाउंट को, उसके वेट को हम बोल रहे हैं कंपोजिशन। तो उसका क्या होता है, कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है, आर ऑल्सो चेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था। अगर वाटर था सॉलिड फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में भी वो क्या है, वाटर ही है, और गैसियस फॉर्म में भी वो क्या है, वाटर ही है। कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना जब हमने हीटिंग की और कूलिंग की। लेकिन जब हम यहाँ पे कॉज ऑफ चेंज लगाएंगे, हमारा क्या होगा, हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल जाएगा जो क्या करेगा, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट इज नॉट फॉर्म। It is not necessary that on removing the cause of change initial state is formed. Means initial state is not formed. ठीक है, इनिशियल स्टेट नहीं बनती। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल के लिए, अब इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखते हो। परमानेंट मतलब एक बार जो चेंज हो गया उसको हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क। अगर पूरा मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो आप क्या दोबारा उसको मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। मिल्क कैसा होता है, उसमें हम चीनी डालकर पीते हैं, है ना। और जो कर्ड होता है वो कैसा होता है, टेस्ट में सोर होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन मिल्क में ऐसा कोई एसिड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो दोनों की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, मिल्क को हमने किस में कन्वर्ट किया है, कर्ड में कन्वर्ट किया है। जो कर्ड की जो प्रॉपर्टी है और मिल्क की जो प्रॉपर्टी है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। यानी हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। कौन सा सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, कर्ड। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था इसलिए मैंने लिखा था कि कोई भी हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा, इनिशियल स्टेट हमें दोबारा नहीं मिल सकती। इस कर्ड को आप दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसका जो चेंज है वो परमानेंट है। क्यों परमानेंट है, क्योंकि इनिशियल स्टेट कैन नॉट ऑब्टेन अगेन। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसलिए न्यू, अभी ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हुआ है तो कर्ड एक पूरा क्या है, न्यू सब्सटेंस है। इसलिए यहाँ लिखा है मैंने न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें ये भी लिख सकते हो केमिकल कंपोजिशन चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो चेंज। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने कार्बन लिया, कार्बन को यहाँ पे क्या बोला है, कोल बोला है, जो हमारा कोयला जो होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हमने इसको बर्न किया, अब ऑक्सीजन है वो क्या होती है, उसकी बर्निंग प्रॉपर्टी होती है। बर्न किया तो हमें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब देखो
क्या है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बस एक इसकी डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसे डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो जब हमने कोयला को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग में काम आती है ये, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बर्निंग में काम नहीं आती। तो दोनों का क्या है, एक अपोजिट नेचर है। अब जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो क्या आप इस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से दोबारा कोल बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये परमानेंट चेंज हो गया, इसमें हम इनिशियल स्टेट को दोबारा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये जो मैंने एरो लगाया ना, ये वाले, इस एरो का मतलब क्या है, ये फॉर्म्ड हो गया, एक बार ये फॉर्म्ड हो गया और दोबारा ये भी फॉर्म्ड हो सकता है, इस एरो का ये मतलब होता है। ये देखो, एक तो मैंने ऐसे लगाया, इसका मतलब यहाँ कोई ए सब्सटेंस है, वो ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, ये इस एरो का मतलब है। इसको पूरा कर देंगे, इसका मतलब ये बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मैंने अभी इसको इतना ही किया है, इसका मतलब है ये अभी ए में बी, एक ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से मैंने ये बना दिया, यानी बी से ए में भी कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए से बी में जा रहा है और बी से ए में जा रहा है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस एरो को पूरा कर देंगे तो ये एरो ऐसे बनेगा, इस एरो को पूरा कर देंगे तो ये एरो ऐसे बनेगा, मतलब ए से बी और बी से ए, मतलब ए से बी बन गया। अब बी से हम ए दोबारा भी बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट दोबारा ऑब्जर्व्ड हो गई। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हमारा चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जब आप मैथ में पढ़ते हो तो बेसिकली आप क्या लिखते हो, x + y = z, ये आपकी क्या होती है, मैथ की इक्वेशन होती है, ये मैथ की इक्वेशन होती है। उसी तरह से आपकी जो केमिस्ट्री में जो आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो उसको आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, इसको आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन बोलोगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी, सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल्स। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को उसके फॉर्मूले से और उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। अगर किसी रिएक्शन को मैं उसके सिर्फ नेम से लिखूं, कोई भी मैं सिंबल यूज़ नहीं करूं उसके लिए, ना उसका फॉर्मूला यूज़ करूं, मैं सीधा उसका नेम लिखूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैं लिखूं उस पूरे को कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब ये जो इतनी बड़ी लाइन है ये मेरे को लिखनी पड़ी, क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि मेरे को इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन नहीं बोल रही मैं, रिएक्शन लिखनी है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को इस लाइन की केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से लिखोगे। अब देखो कितनी मेहनत लगी आपको लिखने में, लगी ना। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको किससे शो करेंगे, हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और सिंबल से। जैसे कि एग्जांपल देखो, अब जैसे मैंने कार्बन या ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था, इसको कैसे लिखोगे, कार्बन का फॉर्मूला होता है C, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। तो ये देखो कितना इजी हो गया, हमने इसके सिंपल फॉर्मूले से लिख दिया, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, कितना इजी हो गया। तो ये जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब ये देखो ये एरो है, ये आपका एरो है, ये एरो आपको क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि आपकी रिएक्शन कहाँ मूव कर रही है। अगर ये एरो इधर की तरफ है तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। अगर आपका एरो ऐसे है तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब तो है आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और इसका मतलब है अगर पीछे की तरफ एरो दे रखा है, अगर ये एरो ऐसे होता तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब पीछे जा रही है। बेसिकली ये एरो हम यूज़ नहीं करते, हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करते हैं इस तरह से।
इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, जैसे ए और यहाँ बी। तो रिएक्शन ए से बी भी जा रही है, ए से बी गई तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन बी से ए भी जा रही है, बी से ए मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ए से बी गई तो फॉरवर्ड, बी से ए गई तो बैकवर्ड, ये वाली फॉरवर्ड और ये वाली बैकवर्ड। इस तरह से इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एरो है, इस एरो का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन प्लस ऑक्सीजन नहीं बना सकते। अगर मैं इस एरो को ऐसे लिख देती, इसका मतलब था रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जा रही है। रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या है, अगर हमें किसी सब्सटेंस से अगर हमें ए से बी मिल रहा है तो हम बी से ए बी बना सकते हैं। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाने का। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ यही साइन लगाया है, इसका मतलब हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ में आ गया? ये देखो, और जो एरो है, इस एरो के इधर की साइड जो लिखा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा रहता है वो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होता है। यानी कार्बन और जो ऑक्सीजन लिखा है ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। दोनों ही रिएक्टेंट है। एक कौन सा रिएक्टेंट है, एक कार्बन रिएक्टेंट हो गया और दूसरा कौन सा रिएक्टेंट हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया। और जो एरो के इधर लिखा रहता है, राइट हैंड साइड में जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, कि हमने कार्बन और ऑक्सीजन को, इन दोनों रिएक्टेंट को जब हमने रिएक्ट करवाया, इनकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला एज अ प्रोडक्ट। हमें किसके रूप में मिला, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो मतलब अगर कोई बोल दे कि अगर आपको रिएक्शन ऐसे लिखी होती, ऑन रिएक्शन विद द कार्बन एंड ऑक्सीजन इट गिव राइज द प्रोडक्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब उसने बोल दिया कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के लिए, मतलब जिन जिन के बीच में रिएक्शन हो रही है, जो जो हमारी रिएक्टेंट है उसको हम प्लस साइन से शो करेंगे। अगर मान लो यहाँ मैं एक और ऐड कर दी, अगर मैं सल्फर ऐड कर देती, सल्फर का फॉर्मूला होता है S, अगर मैं सल्फर ऐड कर देती तो प्लस लगा के मैं यहाँ सल्फर और ऐड कर देती, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उन सबको रिएक्टेंट वाली साइड में प्लस करके ऐड करते जाओ बस। ठीक है, अभी तो यहाँ नहीं है तो मैंने इसको इरेज कर दिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन मैंने क्या बोला, गिव राइज द प्रोडक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें किसके रूप में मिल रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहा है। तो मतलब एरो के इधर प्रोडक्ट आपको पता है एरो के इधर आता है, तो इधर की साइड आप क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका क्या है, प्रोडक्ट है। इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस लगती है, ये अब हम देखेंगे। ये अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है रिएक्टेंट इज रिटन, उसके बाद हम एरो लगाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है रिएक्टेंट, फिर एरो लगाया, फिर प्रोडक्ट लिखा। अब इस एरो का मतलब बता दिया मैंने आपको, रिएक्टेंट का मतलब बता दिया और प्रोडक्ट का मतलब बता दिया। अब जैसे मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस O2 gives H2O, मतलब इसके अंदर ये इधर की साइड में जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। और ये एरो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, अभी बताया था मैंने, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। और H2O है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब H2 और O2 को मिलाने पर हमें क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस से शो करेंगे। ये बात भी मैंने आपको अभी बताई है। अगर हमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दे दे तो हम उसको किससे शो करेंगे, प्लस साइन से शो करेंगे। जैसे यहाँ देखो O2 था और H2 था मेरे पास रिएक्टेंट, तो दोनों को मैंने किससे शो किया, प्लस साइन से। अगर और होता तो मैं प्लस से ऐड करती जाती। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट साइड में होता है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनको प्लस से शो करते जाओ। ठीक है, अब ये मेन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
mass is neither formed nor destroyed, thus number of item of reactant and product would be same। मतलब इसका जो मास है, हमने जितना हाइड्रोजन लिया है और जितना ऑक्सीजन लिया है उतने ही वेट में हमें क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने ले लिया 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ O2 और यहाँ बन गया आपका 3 ग्राम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बनना कितना चाहिए, 2 ग्राम ही बनना चाहिए। मतलब मास आपका कंजर्व्ड रहना चाहिए। कंजर्व्ड मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बनना चाहिए ना कम बनना चाहिए, एकदम इक्वल बनना चाहिए। मास इज़ नाइदर फॉर्म। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मास जो होता है किसी भी रिएक्शन के, जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो मास होता है, ना तो वो फॉर्म्ड होता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, 10 नंबर, इसलिए जो नंबर ऑफ आइटम ऑफ रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट हमने यहाँ यूज़ किए हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ हमें मिलने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वुड बी सेम ऑन बोथ साइड। इसका मतलब मास जो है हमारी रिएक्शन में क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है इन कंप्लीट रिएक्शन। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि वाई द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इज नेसेसरी, तो आप ये रीजन लिखोगे, मास इज नाइदर फॉर्म नॉर डिस्ट्रॉय, दस द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम ऑन बोथ साइड एंड मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, सो द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। ये सब आप लिखोगे। एंड इट इज़, अभी किसकी हेल्प से होगा इक्वेशन बैलेंस, किसकी हेल्प से होगी, इट इज़ डन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ H2 है, अब H2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी उतने ही प्रेजेंट होने चाहिए जहाँ जितने यहाँ प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जितने यहाँ प्रेजेंट है उतने ही यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है अगर यहाँ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ 2 है, उधर 2 है और इधर 1 है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। अब इसके लिए टू बैलेंस द इक्वेशन, फर्स्टली द आइटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस। कोई भी आइटम दिया हो उस सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना है। जब वो बैलेंस हो जाए उसके बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छेड़ेंगे। कैसे छेड़ेंगे, देखो अब ये H2 प्लस O2 गिव राइज H2O, मैंने ये लिखा था। जैसे यहाँ पे ये H2O2 और ये H2O लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। अब ये देखो यहाँ पे H2 कितने हैं, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और अदर आइटम है नहीं है, तो सबसे पहले अदर आइटम को करना था, उसके बाद इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करना था। अब क्योंकि यहाँ पे कोई और आइटम प्रेजेंट नहीं है तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे। अब इन दोनों में से किसी को भी सबसे पहले कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और इधर वाली साइड में कितने प्रेजेंट है, जो इसके पैरों में लिखा हुआ है ना वो उसकी होती है, मतलब इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इधर देखो इसके पैरों में कितना लिखा हुआ है, इसके पैरों में भी 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन क्या है, हमारे बैलेंस है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, इसके पैरों में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन, इसके पैरों में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब जो ऑक्सीजन हो गया वो हमारा कितना हो गया, कितना है, यहाँ पे 1 है और इधर 2 है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1। तो अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, या तो मैं इधर 2 लगा दूँ, इसके आगे 2 लगा दूँ। इसके आगे 2 लगाने का मतलब है ये वाला जो 2 है ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ 2 लगा दिए, इसका मतलब ऑक्सीजन तो कितने प्रेजेंट हो गए, 2 प्रेजेंट हो गए, और यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब आप देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कैसे, इसके पैरों में 2 था और इसके आगे 2 है, तो ये जो पैरों वाला 2 होता है और इधर वाला जो 2 है सबसे आगे जो लिखा होता है, वो दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 2 = 4, ठीक है। अब ये देखो ऑक्सीजन था, इसके पैरों में 1 था, तो 2 × 1 = 2, ठीक है। मतलब ये इसके पैरों वाला किससे मल्टीप्लाई होता है, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ तो 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। इधर देखो, इधर 2 नंबर ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन
बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, इधर 2 है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा हाइड्रोजन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मेरे को कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए। तो क्या करूं कि मेरे को यहाँ 4 मिल जाए, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये वाला जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पैरों वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 × 2 = 4 मिल गया। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखो, एक तो मैंने यहाँ आगे 2 ऐड कर दिया, और मैं क्या कर सकती थी, H2 + O2 गिव्स H2O। अब ये हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। अब मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो पहले वाले केस में मैंने यहाँ आगे 2 लगा दिया था, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया था। अब मैं क्या करूँ, ये 2 है, अगर मैं यहाँ हाफ लगा दूँ तो मतलब ये 2 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ऊपर से, तो 2 × हाफ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर भी 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। अब हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और अदर आइटम प्रेजेंट है, आप कहोगे यस कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कार्बन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अब ये देखो, यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसी मर्जी को चेक कर लो। अब मैं हाइड्रोजन को चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन को चेक करने के लिए यहाँ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इधर है 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हैं, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या करना पड़ेगा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाए, तो 2 × 4 करूँगी तो कितना मिल जाएगा, 8 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से, तो कितना आ गए, यहाँ भी 8 हो गए हाइड्रोजन और यहाँ भी 8 हो गए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ कितने हैं, 1, इसके पैरों में 1 और आगे भी तो 2 है, तो कितना हो गया, 4 × 1 4, लेकिन इधर भी तो प्रेजेंट है, तो यहाँ कितने हैं, इसके पैरों में 2 × आगे कितना लिखा हुआ है, 3, तो कितना हो गया, 6, यानी कि 6 + 4, 6 + 4 कितना हो गए, 10 हो गए, यानी 10 ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, 10 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 थे, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 10, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, 5। तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक बार दोबारा चेक करो, क्या कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 प्रेजेंट है, यस यहाँ 3 प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ कितने हैं, 8 है। अब यहाँ चेक करो, क्या 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो 2 इसके पैरों में, 2 × 4 8, और कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने, 10 है, 5 × 2 10, और यहाँ कितने हैं, 3 × 2, ये वाला 2 × 3 6, और यहाँ कितने, 1 × 4 4, तो 6 + 4 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी हमारी पूरी इक्वेशन क्या है, अब बैलेंस है। इस तरह से हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जो इक्वेशन होती है हमारी, उसके अंदर हम कुछ कंडीशन ऐड करते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, किसी को हीटिंग कर रहे हैं, तो ये कंडीशंस क्या क्या हैं, अब हम उसको देखते हैं। तो अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हम बैलेंस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है कि जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट मेंशन करनी है। कैसे, कौन कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करना है, एस से, लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करना है, एल से, गैस को किससे रिप्रेजेंट करना है, जी से। ये तीनों स्टेट्स होती है जिनको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज CO2, तो कार्बन यहाँ कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए मैंने यहाँ S लिखा है।
ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, इसलिए मैंने यहाँ G लिखा है। और CO2 भी कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, इसलिए मैंने यहाँ G लिखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन एक्वस देन रिप्रेजेंटेड बाय AQ, यानी कि एक्वस। अगर कोई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक्वस कंडीशन में है तो हमें उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, एक्वस से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के अलावा भी हमारी एक स्टेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट होती है। एक्वस स्टेट मतलब कोई भी सॉलिड है उसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो हमारी स्टेट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वस स्टेट कैसे लिखनी, जैसे ये हमारी सॉलिड स्टेट है और ये हमारी लिक्विड स्टेट है, दोनों को ऐड किया हमें क्या मिल गया, एक्वस मिल गया। तो यहाँ एक्वस को मैंने ऐसे शो किया। फिर है कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने बताया था ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। कोई इस एरो का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड, इस एरो का मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। उसको कौन से एरो से शो करते हैं, इस एरो से, मतलब वो दोनों साइड जा सकती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा अकर इन बोथ साइड, दोनों साइड होती है ये, जिसको हम कौन से एरो से शो करते हैं, इस वाले एरो से शो करते हैं। अब एक आती है टर्म एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है, हीट है एक तरह से। जब कोई हीट रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जब कोई हीट गेन होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब कोई हीट रिलीज हुई है तो उसको हीट को हम एनर्जी को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव से शो करेंगे। जब कोई एनर्जी गेन होती है तो उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। अगर कोई एनर्जी निकल रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है और एनर्जी निकल रही है तो उसको हम प्लस साइन से शो करेंगे। अगर कोई एनर्जी ले रहे हैं हम या हीट ले रहे हैं तो उसको हम कौन से साइन से शो करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे। तो यहाँ एक्सोथर्मिक का क्या मतलब हो गया, व्हेन हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक का व्हेन हीट इज ऑब्टेन या गेन। यहाँ हीट की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो। ये होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब। अब देखो जो एक्सोथर्मिक है उसमें हीट रिलीज हो रही है। जैसे आप कभी लेबोरेटरी में काम किया हो तो क्या होता है, बीकर है उसके अंदर हम ये CaO एक आता है, CO कैल्शियम। जैसे ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना इधर, ये जो होता है जब इसका हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे ना, ये इतना एक्सोथर्मिक होता है, जब हम उसको मिक्स करेंगे ना, उसको बीकर को टच करेंगे, वो बीकर है ना एकदम गर्म हो जाएगा। उसको कोई हीट नहीं दी, सिर्फ मिक्स करने से वो गर्म हो गया। अब वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उसमें से एनर्जी जो है वो निकल रही है। जब एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगी वो रिएक्शन, एनर्जी निकलेगी तो वो बीकर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। ये वाली रिएक्शन नहीं थी, कोई CaCO3 था। जब ये फॉर्म्ड होता है ना तब हमारा जो बीकर होता है वो क्या होता है, एकदम हॉट हो जाता है। ठीक है, फिर ये देखो अब एंडोथर्मिक में हीट गेन होती है। अब हीट गेन क्यों हो रही है, कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये H2O है। अब ये H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं टूटेगा। तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी। अब वो हीट कहाँ से आएगी, हम देंगे उसको हीट, बॉईल करेंगे या कुछ भी करते हैं तो वो क्या होती है, हम उसका मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं। यानी वो रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसको हम किससे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है N2 + 3H2 गिव राइज टू NH3। ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब है, प्लस का मतलब है रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। प्लस देखते समझना है रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। मतलब इतनी हीट हमारी रिएक्शन में निकल रही है। कितनी हीट निकल रही है, 10.5 हीट हमारी रिएक्शन से निकल रही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखो मैंने यहाँ माइनस से शो किया हुआ। माइनस का मतलब क्या है, रिएक्शन हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन में इतनी हीट हमें देनी पड़ रही है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें
कितनी हीट देनी पड़ रही है, 21.6 किलो कैलोरी पर मोल हमें हीट देनी पड़ रही है। तो ये होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो प्लस, जिसको हम किससे शो करते हैं, प्लस माइनस से किसी भी रिएक्शन में। फिर है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है उसको हम किसके ऊपर लिखते हैं, हमारे एरो के ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है, मैंने यही रिएक्शन मान लो CH2 डबल या A से B मान लो, A से B है, कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब वो रिएक्शन कितने मिनट में हो रही है, 35 मिनट में हो रही है वो रिएक्शन। और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मान लो हमने ये 10 ग्राम लिया, ए जो था हमने 10 ग्राम लिया और बी था हमें मिला कितना, 5 ग्राम मिला। और रिएक्शन भी कितने मिनट में हो रही है, 35 मिनट में हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को 35 मिनट खड़ा ना रहना पड़े, ये जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाए और हमने जितना रिएक्टेंट लिया है उतना ही मुझे क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। क्योंकि यहाँ तो देखो अमाउंट हाफ हो गई, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन अमाउंट क्या था, अमाउंट हाफ हो गया। तो मेरे को ये अमाउंट सेम चाहिए और जो इसका टाइम था वो क्या चाहिए, मेरे को वो भी कम चाहिए टाइम। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कैटलिस्ट यूज़ करूँगी। कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी जो रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट मतलब स्पीड, जैसे बाइक होती है, अब बाइक धीरे धीरे चल रही है तो आपको टाइम लगेगा किसी जगह पे जाने में। अगर बाइक उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से चलेगी उतनी जल्दी हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे। तो ये वही वाली रेट है, अगर बाइक जिस रेट से चलेगी उस रेट से हम हमारे घर जल्दी पहुंचेंगे। तो रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होती है। अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है। अगर ये रिएक्शन 35 मिनट में हो रही है, अगर मैं यहाँ कैटलिस्ट ऐड कर दूँ, जो कहाँ लिखा रहता है, एरो के ऊपर लिखते हैं हम इसको, कैटलिस्ट ऐड कर दूँ तो वो रिएक्शन कितने में होगी मेरी, जहाँ 35 मिनट में हो रही है वहाँ कितने मिनट में हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी। अब देखो कहाँ मेरे को 35 मिनट वेट करना पड़ रहा था और कहाँ मेरे को 5 मिनट वेट करना पड़ा है। तो बेटर यही होगा ना मैं कैटलिस्ट ऐड करूं, क्योंकि कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होती है, मेरी रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन जल्दी होती है। और मेरे को यहाँ 10 ग्राम था, अब यहाँ भी मेरे को प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा। कैटलिस्ट का समझ में आ गया आपको, कैटलिस्ट क्या होता है, क्या काम करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है और उसके जो यील्ड है, यील्ड मतलब उसका जो मास है, अमाउंट है, उसको क्या करता है, कंजर्व रखता है। ये कैटलिस्ट का काम होता है। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 लिखा हुआ है, ये किसमें फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, ये भी गैशियस फॉर्म है। अब ये यहाँ जो Ni लिखा हुआ है इसको हम निकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकल। अब ये जो निकल है ये क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करेगा। एरो के ऊपर कुछ भी लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। अब वो किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, जो किसको कन्वर्ट कर देगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारी रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, फास्टली ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये आपको समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई डिफरेंट। अब ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिर हमने देखा किसी भी रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और किसी भी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो वो हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और उसके लिए बैलेंसिंग करने के बाद हमें कौन कौन सी कंडीशन लिखनी ज़रूरी होती है, कौन कौन सी ज़रूरी होती है, उनकी स्टेट लिखनी ज़रूरी होती है, उनका रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं ये बताना ज़रूरी होता है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये बताना भी ज़रूरी होता है, और कैटलिस्ट भी बताना ज़रूरी होता है। तो ये सब हमारी कंडीशंस हैं, रिएक्शन की कंडीशन है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।